हेलो एंड वेलकम टू द अपराइट ए स्किल्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइथन सेट के बारे में। अब पाइथन में सेट का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम थ्योरेटिकल विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ इस टॉपिक को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं पाइथन सेट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं सेट की डेफिनेशन के बारे में, और डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें सेट के टॉपिक को पढ़ना है, अच्छे से समझना है और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो फिर डेफिनेशन तो समझना बनता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे और वर्ड टू वर्ड समझेंगे, है ना। तो इसमें लिखा है कि अ सेट इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। देखिए, दो टर्म इसमें यहाँ यूज हो रही है। एक है अनऑर्डर्ड कलेक्शन, ठीक है, और सेकंड थिंग यहाँ यूज हो रही है यूनिक एलिमेंट। अब क्या मतलब है इसका, उसे समझ लेते हैं। देखिए, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होने का क्या मतलब है। इससे पिछले वाली जो क्लासेस है जिसमें हमने टपल के बारे में पढ़ा, लिस्ट के बारे में पढ़ा, तो वहां पर हमने ये चीज पढ़ी थी कि भाई टपल जो है, लिस्ट जो है, वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ऑर्डर्ड कलेक्शन होने का क्या मतलब है, जैसे टपल जो है, जैसे ये टी एक वेरिएबल है, ठीक है, और टपल को आपको पता है, अगर आपने क्लासेस देखी है, तो टपल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम डेटा को इस तरह से एंटर करते हैं, जैसे ये 10 है, ये 20 है, ठीक है, ये 30 है और ये 40 है, ठीक है। सेम थिंग ऐसे ही लिस्ट में ऐसे ही होता था, और लिस्ट को हम इस तरह से, तो हमारे स्क्वायर ब्रेसेस इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें हम डाटा को इस तरह से एंटर करते हैं, 10 20 30 एंड 40। अब यहाँ पर जो भी डाटा यहाँ पे हमने एंटर किया है, चाहे वो टपल में किया है, चाहे हमने लिस्ट में किया है, तो वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन में है, ठीक है। अब ऑर्डर्ड कलेक्शन होने का क्या मतलब है कि अगर मुझे इसकी इंडेक्सिंग करनी है, इंडेक्सिंग क्या होता है, स्लाइसिंग क्या होती है, आपको कोई आइडिया नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो इससे पिछले वाली जो क्लासेस है, मैंने उसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे तो प्लीज जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तभी आपको ये समझ आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो जैसे मुझे 10 को असेस करना है इस टपल में से, ठीक है, तो इसकी जैसे इंडेक्सिंग है 0, ठीक है, 20 की है 1, ठीक है, 30 की है 2 एंड 40 की है 3, ठीक है। हमें पता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो 0 से होती है। अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो -1, -2 और -3 एंड -4 इस तरह से होती है, ठीक है। और जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो लेफ्ट टू राइट की ओर मूव करती है, और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो राइट टू लेफ्ट की ओर मूव करती है, ठीक है। तो खैर ये बातें मैंने पिछली क्लासेस में बताई हुई है, अगर आप नए हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि भी इस तरह से हम इंडेक्सिंग करते हैं। बाकी क्लास जरूर देखिएगा इंडेक्सिंग स्लाइसिंग की, ठीक है। तो अगर मुझे यहां से 10 को असेस करना है तो मैं इसका जो इंडेक्स नंबर है 0, तो मैं इसके थ्रू इसको असेस कर सकता हूं। अगर मुझे 40 को असेस करना है तो मैं जो इसका इंडेक्स नंबर है 3, मैं उसके थ्रू इसको यहां से असेस कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं 3 लिखूंगा तो मुझे हर बार रिजल्ट 40 ही मिलेगा, उसकी जगह मुझे ना तो 20 मिलेगा ना मुझे 30 मिलेगा, क्योंकि ये जो 40 है ये असाइंड है 3 नंबर के जो इंडेक्स नंबर है उस पे, ठीक है। तो कैसे मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड में है, यहाँ पे इंडेक्सिंग और स्लाइजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो यही चीज हमारी लिस्ट में होती है। लेकिन जब हम सेट की बात करते हैं, जो आज की हमारी क्लास है, तो इसमें लिखा है कि सेट जो है वो एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। मतलब अगर मैंने एलिमेंट को लिखा है, जो भी एलिमेंट्स है, मेरा जो डाटा है वो मैंने उसमें लिखा है, तो जरूरी नहीं मेरे को सेम वही रिजल्ट मिलेगा, मतलब मिले तो उसी में से का, लेकिन पोजीशन हो सकता है कि मुझे चेंज मिले। तो जब मुझे चेंज मिलेगी तो इसका मतलब जो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहाँ पर इंप्लीमेंट होगा ही नहीं। तो बिल्कुल नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन। जहां पे ऑर्डर्ड कलेक्शन में आता है वहां पे हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी एलिमेंट को असेस करना होगा। लेकिन सेट में जब अनऑर्डर्ड कलेक्शन है तो रिजल्ट मुझे
हो मतलब ये ज़रूरी नहीं कि मुझे सेम वही रिज़ल्ट मिले। मुझे रिज़ल्ट की जो पोज़ीशन है, वो मुझे डिफरेंट मिल सकती है और इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है? तो जैसे कि ये सेट है, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया है my अंडरस्कोर सेट नाम का, जिसके अंदर मैंने अच्छा सेट को क्या है हम यू कर्ली जो ब्रेसेस होते हैं, ठीक है? इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टपल को हम राउंड ब्रेसेस है ना? और स्क्वेयर ब्रेसेस से हम लिस्ट को करते थे, तो सेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस वाले से, है ना? अच्छा इसमें मैंने डाटा लिया है 10, 20, 30 एंड 40 ठीक है? अब जैसे ही मैं कमांड दे रहा हूँ प्रिंट माय सेट मतलब मेरे वेरिएबल का नाम, तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है ये, जिसमें जो डाटा है वो 40, 10, 20, 30 जबकि मैंने इनपुट में क्या दिया था मेरा डाटा 10 दिया था, 20 दिया था, 30 दिया था, 40 दिया था, लेकिन मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है 40, 10, 20, 30 है ना? तो पोजीशन ही चेंज होगी, जब पोजीशन चेंज होगी तो इसका मतलब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, है ना? अच्छा हो सकता है कि जैसे मैंने 10, 20, 30 एंड 40 दिया है, बिल्कुल सेम भी मिल जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सेम मिले, वो मुझे इस तरह से भी आउटपुट दे सकता है ना? तो यही चीज़ है। दूसरी इसमें बात आती है यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट का मतलब कि इसमें डुप्लीकेट जो वैल्यू है, वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। मान लीजिए मैंने 10, 20, 30 एंड 40 लिया और मैंने 1, 2-3 बार और 40 ले लिया है। मैंने 2-3 बार और 40 ले लिया। तो वो जो बाकी के जो डुप्लीकेट 40 जो वैल्यू है ना, वो मुझे आउटपुट में नहीं मिलेगी। मेरे को केवल ये जो सिंगल यूनिक जो 40 है ना, ये मुझे उसके साथ मिलेगा। तो मतलब डुप्लीकेट जो वैल्यू है, वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। खैर, ये तो था अनऑर्डर्ड कलेक्शन और यूनिक एलिमेंट का, है ना? अब इसमें आगे बात करते हैं हम। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी नीड टू स्टोर मल्टीपल डिस्टिंक्ट वैल्यू विदाउट वरिंग अबाउट द ऑर्डर। हम इसमें जो वैल्यूज़ है, मल्टीपल वैल्यूज़ ले सकते हैं। हम इसमें अलग-अलग डेटा को टाइप को ले सकते हैं, हम इसमें बूलियन भी ले सकते हैं, हम इसमें न्यूमेरिकल भी ले सकते हैं, हम इसमें स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना? लेकिन जो भी वैल्यू हम लेंगे वो एक तो यूनिक होगी, ठीक है? मतलब कोई डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं है और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भई हम इसमें जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो एक ऑर्डर्ड में मिलेगा। तो ऑर्डर्ड वाली यहाँ पे बात नहीं है, लेकिन जब लिस्ट और टपल में हम काम करते थे, तो हमें जो रिजल्ट मिलता था वो ऑर्डर्ड में मिलता था। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है ना? ये बिल्कुल इनका अपोज़िट है। और इसमें लिखा है कि सेट सपोर्ट वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। ये जो सेट का जो टॉपिक है ना, ये हमारे मैथ्स में हमने जब स्कूल लेवल में थे, तो उसमें हमने पढ़ा था। तो सेम वैसा ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है ना? तो उसमें हमने यूनियन के बारे में पढ़ा था, इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा था, डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस चीज़ को थ्योरेटिकल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, वो भी आज हम इस क्लास में वो भी देखेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको जो ये सेट की डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ आई होगी। इसमें बस 2-3 मुख्य बातें हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सेट जो है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। मतलब अगर आप किसी ऑर्डर्ड में दे रहे हैं, किसी इनपुट दे रहे हैं किसी एलिमेंट को, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा हो सकता है वो ऑर्डर्ड में मिल जाए, लेकिन अनऑर्डर्ड में भी मिल सकता है। जैसे ये 10, 20, 30 एंड 40 था, तो मुझे ये अनऑर्डर्ड तरीके से मिला है। मतलब इसकी जो पोज़ीशनिंग थी, वो बिल्कुल चेंज्ड मुझे यहाँ से मिली है ना? दूसरी बात इसमें है समझने की यूनिक एलिमेंट की, इसमें डुप्लीकेट जो वैल्यूज़ है, वो यहाँ पे जो आउटपुट है, उसमें मुझे नहीं मिलेगी, केवल यूनिक ही वैल्यू मिलेगी, है ना? जैसे 30 है, जैसे 10, 20, 30, 40 है और मैंने 30 को 7 टाइम्स रिपीट किया है, तो मुझे डुप्लीकेट जो 30s की जो वैल्यू है वो मुझे नहीं मिलेगी, केवल एक सिंगल ही 30 मुझे इस रिजल्ट के साथ मिलेगा, है ना? दूसरी बात ये है। तीसरी चीज़ इसमें है कि इसमें मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है वो हम इसमें परफ़ॉर्म करते हैं सेट में। जैसे हम स्कूल लेवल में सेट के टॉपिक में करते थे यूनियन के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में और डिफरेंसेस के बारे में। तो ये चीज़ इसमें समझने वाली है। तो आई होप आपको जो ये सेट की जो डेफिनेशन है वो कुछ हद तक यहाँ तक समझ में आ गई होगी, है ना? जब हम प्रैक्टिकल इसका देखेंगे और भी जब इसमें पढ़ेंगे सेट के बारे में, तो आपको जो सेट का जो पूरा टॉपिक है, ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और आज हम थ्योरेटिकल तो पढ़ ही रहे,
प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे से करेंगे, ताकि आपका जो सेट का जो टॉपिक है, इसकी जो फाउंडेशन है, ये बहुत अच्छे से मजबूत हो जाए। चलिए पढ़ते हैं आगे और समझते हैं। चलिए की फीचर्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि अनऑर्डर्ड है, बिल्कुल जो भी हम एलिमेंट यूज कर रहे हैं सेट में, उनकी जो पोजिशनिंग है वो फिक्स नहीं है ना, तो इसलिए ये अनऑर्डर्ड है। सेकंड है यूनिक एलिमेंट, यानी कि हम डुप्लीकेट जो भी वैल्यूज है वो वहां पे हम यूज नहीं कर सकते, केवल एक यूनिक वैल्यूज को ही हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इनपुट में देंगे डुप्लीकेट वैल्यूज को, लेकिन हमें जो इनपुट आउटपुट जो मिलेगा वो हमें यूनिक एलिमेंट वाला मिलेगा। जो भी हम डुप्लीकेट वैल्यूज को हम स्टोर करेंगे किसी भी सेट में, तो उसकी जो डुप्लीकेट वैल्यूज है वो हमें वहां पे आउटपुट में नहीं मिलेगी, है ना। इसका भी अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। थर्ड है म्यूटेबल। देखिए दो टर्म आती है, एक होता है म्यूटेबल, एक होता है इम्यूटेबल। म्यूटेबल होने का क्या मतलब है कि आप मॉडिफाई कर सकते हो, यानी कि आप कोई भी एलिमेंट है उसको आप उसमें ऐड कर सकते हो, आप उसमें रिमूव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ये होता है म्यूटेबल। तो सेट जो है वो म्यूटेबल है ना। इम्यूटेबल होने का मतलब कि एक बार अगर आपने क्रिएट कर दिया, उसके बाद आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, यानी कि आप ऐड भी नहीं कर सकते, आप अपडेट भी नहीं कर सकते, है ना। तो इम्यूटेबल में आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, और जहां पे म्यूटेबल है तो यानी कि मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो सेट में आप म्यूटेबल कर सकते हैं। ओके, फोर्थ है अनइंडेक्स्ड। बिल्कुल, जब भी हम इसमें देख रहे हैं, जब हमने सेट को क्रिएट कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि एलिमेंट की जो पोजीशनिंग है वो फिक्स नहीं है। फिक्स ना होने की वजह से हम उसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है, वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अनइंडेक्स हो जाने की वजह से सेट डू नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। एंड फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है की फीचर ऑफ सेट में, वो है कि अ सेट कैन कंटेन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। यानी कि हम सेट में केवल इंटीजर का ही यूज नहीं कर सकते, हम इसमें स्ट्रिंग को भी ले सकते हैं, हम इसमें बुलियन को भी ले सकते हैं, हम इसमें फ्लोट वैल्यूज को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके और इस चीज को समझते हैं। चलिए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। तो ये है जुपिटर नोटबुक। अगर आपको नहीं पता जुपिटर नोटबुक क्या है, तो मैंने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, काफ़ी अच्छे से मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, और कैसे यूज़ कर सकते हैं ना। तो आप ज़रूर देखिएगा, अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, यार आपको कोई आइडिया नहीं है पाइथन का, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। चलिए जैसे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए नाम का, और हमें पता है कि अगर हमें जो सेट है उसको हम यूज करते हैं इस तरह के करली ब्रेसेस से, और इसी के बीच में हम डेटा को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करके बताओ ए वेरिएबल को। तो देखिए मैंने क्या किया था, 10, 20, 30, 40, 50, 60 मैंने इस तरह से ऑर्डर्ड में लिखा था, है ना। लेकिन जब मुझे रिजल्ट मिला तो वो मुझे कुछ इस तरह से मिला, जिसमें जो पोजिशनिंग है इसकी वो चेंज होगी। तो जो ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट था, अब वो देखिए यहाँ पे है ना। तो अगर मैं इसको एक ऑर्डर में सीक्वेंस में लिख रहा था, 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो जैसे ही मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिला वो कुछ इस तरह से मिला, जिसकी पोजिशनिंग ही चेंज होगी। 10 की जगह 50 आ गया, 20 20 ही है, और जो 30 था वो मुझे 40 मिल गया, 40 की जगह 10 आ गया, और 50 की जगह 60 आ गया, एंड 60 की जगह 30 आ गया। तो पोजिशनिंग ही चेंज होगी, है ना। तो ये है सेट। अच्छा, अगर मुझे इसका टाइप जानना है, तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इसका टाइप बताओ, ये जो ए वेरिएबल है ये किस तरह का टाइप है। तो मैं बता, तो इसका अगर मुझे टाइप जानना है तो मैं लिखूँ टाइप ऑफ ए। ओके, टाइप ऑफ ए। तो जैसे ही मैं इसमें आउटपुट जो मुझे मिलेगा, तो इसमें मुझे इसकी क्लास बता देगा कि भाई ये सेट है ना। तो इस तरह से हम सेट को क्रिएट करते हैं, तो इस तरह से हम वर्क करते हैं सेट में, है ना। अच्छा, अब इसमें अनऑर्डर्ड का हम इसी में समझ गए कि हाँ भाई जो हम ऑर्डर्ड में दे रहे थे इनपुट, तो मुझे जो आंसर मिला वो अनऑर्डर्ड मिला। तो यहाँ से एक चीज यहाँ से वेरीफाई हो जाती है। अच्छा, सेकंड जो चीज है वो है यूनिक एलिमेंट का, हमने पढ़ा था की फीचर में कि भाई इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू को
जो हमारा आउटपुट है उसमें हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो चलो उसे भी हम चेक करके देख लेते हैं। तो जैसे मैं एक बी वेरिएबल ले रहा हूँ और मैं एक सेट क्रिएट कर रहा हूँ, है ना? उसमें मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, है ना? अब मैं 5 को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि मैं डुप्लीकेट वैल्यू दे रहा हूँ। तो क्या मुझे ये डुप्लीकेट जो 5 की वैल्यू है, क्या ये मुझे आउटपुट में मिलेगी? तो इसे हम चेक कर लेते हैं। नहीं मिलेगी, मुझे यहाँ पे यूनिक ही वैल्यू मिलेगी। जैसे 1 2 3 4, ये तो यूनिक था, मैंने इसकी डुप्लीकेट वैल्यू को इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन जो 5 था वो मैंने मल्टीपल टाइम्स यूज किया था इनपुट में, और मैं चेक करना चाह रहा था कि मुझे क्या ये डुप्लीकेट जो 5 है क्या मुझे ये मिलेगा? तो मुझे नहीं मिलेगा। जो एक सिंगल यूनिक जो 5 है वो मुझे इस रिजल्ट के साथ मिलेगा, ठीक है? तो ये भी बात भी यहाँ पे सिद्ध होती है कि आप डुप्लीकेट जो वैल्यू है वो सेट में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं म्यूटेबल के बारे में। इसमें हमने पढ़ा था कि भी सेट जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल होने का मतलब ये है कि आप इसमें अपडेट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, है ना? जैसे मैं एक सेट क्रिएट कर रहा हूँ और मैं इसमें लिख रहा हूँ 10 12 13 13 14, ठीक है? मैं इस तरह से लिख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करो सी वेरिएबल को। तो इसने मुझे प्रिंट करके बता दिया, ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आप इसमें मुझे ऐड करना है, मुझे इसमें ऐड करना है। मुझे इसमें सी में ऐड करना है, मुझे 11 को ऐड करना है। तो क्या ये ऐड हो जाएगा? तो जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ सी को, तो हाँ ये ऐड हो गया है ना? तो मैं इसमें अपडेट कर सकता हूँ। वैसे जो ये म्यूटेबल वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ऐड करते हैं, अपडेट करते हैं, रिमूव करते हैं, वो अभी मैं आपको बहुत और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो अभी हमने की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है उस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने अभी एक ऐड करा है इसमें, है ना? तो हाँ इसमें ये ऐड हो गया है एलिमेंट, क्योंकि ये म्यूटेबल है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें आता है इंडेक्सिंग का, कि भाई ये इसमें हमने पढ़ा था कि जो सेट है वो अनइंडेक्स्ड है। अनइंडेक्स्ड होने का मतलब इसमें इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं कर सकते। चलिए इसे भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो ये 10 11 12 13 एंड 14 जो है, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो 10 का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है। तो क्या ये यहाँ पे इंडेक्स जो है वो यहाँ पर क्या अप्लीकेबल होगा? चेक करके देख लेते हैं। तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि सी का जो इंडेक्स नंबर है 0, वो मुझे करके बताओ उस पे कौन सी पोजीशनिंग में कौन सी पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है। तो जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा तो मेरे पास ये एक एरर आ जाएगा, और वो एरर जो है वो ये कह रहा है कि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, यानी कि इस सेट में जो ये इंडेक्सिंग वाला जो हम मैं कॉन्सेप्ट इंक्लूड करने की सोच रहा हूँ, वो ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये 10 है मुझे इंडेक्सिंग के थ्रू असेस करना है, जैसे मैं टपल या लिस्ट में करता था, तो वो चीज यहाँ पे अलाउ नहीं है, है ना? तो यहाँ से ये भी बात साफ हो जाती है कि आप यहाँ पे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेट है वो क्या है, वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और अनऑर्डर्ड होने की वजह से यहाँ पे आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं कर सकते। ये अनइंडेक्स्ड कहलाता है ना? ओके। इसमें एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो अभी हमने पढ़ी, वो थी कि हेट्रोजीनियस एलिमेंट जो होते हैं उसका हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अलग अलग डेटा टाइप के, है ना? तो इसे भी चेक कर लेते हैं। जैसे मैं एक डी नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और उसमें मैंने सेट को बना रहा हूँ। इसमें जैसे मैंने लिखा 10 11 12। अब मैं ले रहा हूँ स्ट्रिंग जैसे कि पाइथन, ठीक है? मैं ले रहा हूँ मशीन लर्निंग, ठीक है? मैं ले रहा हूँ एक बूलियन जैसे कि ट्रू। मैं ले रहा हूँ एक फ्लोट जैसे कि 12.7, ठीक है? और मैंने यहाँ से एक सेट को क्रिएट कर दिया है, एक हेट्रोजीनियस यानी कि मिक्स्ड
एलिमेंट मैंने इसमें यूज़ किए हैं। तो जैसे ही मैं प्रिंट करूँगा कि मुझे डी बताओ, तो इसमें एरर क्या आया है, डी। ओके, यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे मैंने ये साइन यूज़ कर लिया। ओके, तो हाँ, इसमें जो भी हेटेरोजेनियस एलिमेंट है, भले ही वो मुझे ऑर्डर्ड में ना मिले हो, क्योंकि हमें ये पता लगा कि अनऑर्डर्ड है, लेकिन एलिमेंट मुझे सारे यहाँ पे मिल गए हैं, यानी कि मिक्स्ड जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज यहाँ से समझ आई होगी। यहाँ से जो हमने थ्योरी में अभी तक हमने जितना पढ़ा, वो हमने अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखा है। और अब आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो ये थ्योरी है सेट की, वो अब यहाँ तक तो समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं और आगे समझते हैं सेट के बारे में। चलिए एडिंग एलिमेंट टू अ सेट के बारे में पढ़ते हैं कि अगर हमें एक सिंगल वैल्यू को अगर किसी सेट में ऐड करना है, या फिर मल्टीपल वैल्यूज को अगर हमें किसी एक सेट में ऐड करना है मल्टीपल वैल्यूज को, तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए इसके दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप अगर एक सिंगल एलिमेंट को अगर ऐड करना चाहते हैं, तो हम डॉट ऐड मेथड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को या मल्टीपल वैल्यूज को अगर हमें किसी एक सेट में ऐड करना है, तो हम डॉट अपडेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया है नंबर्स नाम का, जिसमें मैं मल्टीपल जैसे वैल्यू है, जैसे 1 2 3, उसको मैं एक सेट में ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई 4 भी इसमें ऐड हो जाए, तो मैं डॉट ऐड मेथड का इस्तेमाल करूँ। तो जैसे ही मैं करूँगा, तो मुझे आउटपुट में 1 2 3 तो था ही, अब वो 4 भी ऐड हो चुका है ना। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि 5 6 7 भी इसमें ऐड हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, डॉट अपडेट मेथड का इस्तेमाल करूँगा। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से इसको रन करूँगा, तो मेरे पास अब 1 2 3 4 तो था ही, अब 5 6 7 की जो वैल्यू है वो भी इसमें ऐड हो सकती है। तो इसमें बस समझने वाली बात ये है, बहुत आसान है, कि अगर मुझे सिंगल वैल्यू को ऐड करना है, तो मैं डॉट ऐड मेथड का इस्तेमाल करूँगा। अगर मुझे मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करना है या वैल्यूज को ऐड करना है, तो मैं डॉट अपडेट मेथड का इस्तेमाल करूँगा। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि है नंबर्स नाम का, और मैं उसमें एक सेट को क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मैं कुछ एलिमेंट या वैल्यूज दे रहा हूँ, जैसे 10 20 30 40। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि भाई प्रिंट करके बताओ नंबर्स नाम के इस वेरिएबल को। तो जैसे ही मैंने रन किया, तो मेरे को हालांकि अनऑर्डर्ड रिजल्ट मिला है, लेकिन वैल्यूज मुझे मिल गई है ना। अब मैं चाहता हूँ कि 50 जो नंबर है वो इसमें ऐड हो जाए, तो उसके लिए हमने पढ़ा था डॉट ऐड मेथड के बारे में। तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर्स डॉट ऐड मैंने किया, और मैं कह रहा हूँ कि आप 50 को इसमें ऐड करो। और जैसे ही मैं कहता हूँ कि भाई प्रिंट करके अब मुझे बताओ कि क्या नंबर्स वेरिएबल के अंदर 50 जो नंबर है, क्या वो इस सेट में ऐड हो गया। तो हाँ, वो ऐड हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि 60 70 80 जो नंबर है वो इसमें भी ऐड हो जाए। तो उसमें हम डॉट ऐड मेथड का इस्तेमाल नहीं करते। जब हमें मल्टीपल एलिमेंट चाहिए ऐड करने के लिए, तो हम डॉट अपडेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसे भी हम देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं नंबर्स डॉट अपडेट, और इसमें मुझे 60 70 और 80 को मुझे ऐड करना है। तो मैं इसमें ऐसे नहीं लिख सकता कि 60 70 या 80, 60 70 या फिर 80 में इस तरह से अगर ऐड करूँगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि वो एक एरर शो हो जाएगा। जब भी हमें मल्टीपल एलिमेंट को इस तरह से अगर हमें लिखना है, तो हम एक लिस्ट की फॉर्म में ऐड करते हैं, जैसे कि 60 70 और 80। जब हम इस तरह से लिखते हैं, तभी ये चीज इसमें रन होगी सही से, वरना मुझे एरर शो हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसमें करता हूँ कि भाई अब मुझे प्रिंट करके बताओ नंबर्स नाम के वेरिएबल को, क्या 60 70 80 जो है वो ऐड हुआ। तो हाँ, ये ऐड हो चुका है। तो यही चीज है आपको ध्यान रखने वाली, कि अगर हमें एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करना है, तो आप डॉट ऐड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको अपडेट मेथड का इस्तेमाल करना है, तो आप जब हमें मल्टीपल अगर कोई एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो जब हम
ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो हम अपडेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जब हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज़ करना है, ठीक है? और जब हमें मल्टीपल एलिमेंट्स को जब हमें ऐड करना है तो हम इस तरह से लिस्ट की फॉर्म में इसको बना के जब ही हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने जो ये मेरे जो राउंड ब्रेसेस अगर मैं इसके थ्रू इसमें करता 60, 70 और 80 लिखता तो फिर मेरे को एरर शो हो जाता है ना? तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आई होगी। चलिए आगे देख चलिए बात करते हैं रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम अ सेट के बारे में कि अगर हमारे पास एक सेट है जिसमें मल्टीपल एलिमेंट्स है और हमें उसमें रिमूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ मेथड्स इसमें बताए गए हैं जैसे कि डॉट रिमूव मेथड है, डॉट डिस्कार्ड मेथड है, ठीक है, डॉट पॉप मेथड है एंड डॉट क्लियर मेथड है। इनको वन बाय वन समझते हैं कि हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि अगर हमें डॉट रिमूव मेथड को अगर हमें इस्तेमाल करना है तो इसमें है कि रिमूव एन एलिमेंट रेज की एरर इफ नॉट फाउंड। कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक सेट है जिसमें मैं 10 को ले रहा हूँ, 20 को ले रहा हूँ, है ना, 30 को ले रहा हूँ। अगर मुझे 30 को यहाँ से रिमूव करना है तो मैं डॉट रिमूव लिख के और वैल्यू असाइन कर दूंगा, जैसे वैल्यू इसकी है 30, तो जैसे ही मैं 30 लिखूंगा तो 30 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, मुझे आउटपुट जो मिलेगा वो 10 और 20 मिलेगा, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसके, है ना। अच्छा, फिर है डॉट डिस्कार्ड मेथड। डॉट डिस्कार्ड मेथड में मान लीजिए मेरे को 20 को यहाँ से एलिमिनेट करना है तो इसमें वैल्यू असाइन कर दो तो 20 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ कि डॉट डिस्कार्ड मेथड में मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 100, लेकिन 100 तो इसमें है ही नहीं, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो ये एज इट इज ही मिलेगा, क्योंकि 100 तो इसमें है ही नहीं, तो एलिमिनेट तो होएगा ही नहीं, है ना। तो इसमें लिखा है ना कि डज नॉट रेज एरर, एरर भी शो नहीं करेगा अगर वो फाउंड नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं कि मैं लिख दो इसमें लिख दूं कि भाई डिस्कार्ड करो 100 और मुझे एरर शो हो जाएगा, नहीं, मुझे सेम ही रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा, थर्ड है डॉट पॉप मेथड की। इसमें रिमूव एंड रिटर्न अ रैंडम एलिमेंट। अगर मैं डॉट पॉप करता हूँ, मुझे इसमें वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, तो उसमें कोई भी रैंडम जो वैल्यू है या एलिमेंट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और मुझे रिटर्न में भी मिल जाएगा। इसमें 10 भी अपना या सेलेक्ट होकर रिमूव हो सकता है या फिर 20 भी या फिर 30, मतलब रैंडमली, है ना। और डॉट अगर क्लियर मेथड का अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ तो जितने भी ये एलिमेंट है इस सेट में वो सब रिमूव हो जाएंगे, मुझे एक एम्प्टी सेट मुझे वहां पे रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो जैसे कि इसमें इसमें बताया गया है कि अगर मुझे डॉट रिमूव मेथड का इस्तेमाल करना है या डिस्कार्ड मेथड का इस्तेमाल करना है या पॉप या क्लियर मेथड का इस्तेमाल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे ये एक नंबर सम का मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट को इसमें मैंने असाइन किए हैं। मैं चाहता हूं कि 3 जो एलिमेंट है ये यहाँ से रिमूव हो जाए, ये एलिमिनेट हो जाए, तो मैं डॉट रिमूव मेथड का इस्तेमाल करूँगा, है ना। तो मैंने लिखा नंबर्स डॉट रिमूव और जैसे ही मैंने 3 वैल्यू इसमें यहाँ डाली तो मेरे को आंसर मिल जाएगा विदाउट 3 वाला, जिसमें अब मेरे पास केवल 1 2 4 एंड 5 ही रिजल्ट है ना। अगर मुझे डिस्कार्ड करना है 10, मैंने इसमें असाइन कर दिया। अब वैल्यू तो जो थी मेरे पास वो है 1 2 4 5, क्योंकि 3 यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि इसमें आप 10 को डिस्कार्ड कर दो, तो 10 तो इसमें है ही नहीं, तो मुझे एरर शो नहीं होगा, मुझे सेम एज इट इज रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा 1 2 4 एंड 5, है ना। अभी हम प्रैक्टिकल इसका करके देखेंगे। ओके, अगर अब मुझे पॉप मेथड का इस्तेमाल करना है तो पॉप मेथड में क्या होता है कि रैंडमली कोई भी जो नंबर है वो इसमें चूज होके वो रिमूव हो जाएगा और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, और जो इसमें सेलेक्टेड जो रिमूव नंबर है वो मुझे मिल जाएगा और जो बाकी के जो नंबर है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये डॉट डॉट पॉप मेथड का इस्तेमाल, मतलब कि अगर मेरे पास 1 2 4 एंड 5 था और इसमें सेलेक्ट हो गया 1, तो 1 जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और केवल 2 1 2 4 एंड 5 है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। और रिटर्न में मेरे को वो जो एलिमिनेट जो हुआ है, जो डिलीट जो हुआ है जो एलिमेंट, वो मुझे यहाँ शो हो जाएगा, है ना। और जो डॉट क्लियर मेथड है उसका इस्तेमाल होता है अगर मुझे इस सेट में से सभी जो एलिमेंट है उसको डिलीट करना है, तो जब मैं इस्तेमाल करूंगा डॉट क्लियर मेथड, है ना। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं और
समझते हैं इसके बारे में। ओके, तो अब हम चलते हैं किस पे, जुपिटर नोटबुक पे, और मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ नंबर्स नाम का, जिसमें मैं एक सेट को क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें मैं ले रहा हूँ 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें 50, चलिए 40 को ले लेते हैं। 40 को मैं यहाँ से एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, डॉट रिमूव मेथड का इस्तेमाल करूँगा। तो ठीक है, पहले तो मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि भाई नंबर्स को आप प्रिंट करो। तो ये मेरा एक सेट है, ठीक है, और मुझे 40 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो मैं करूँगा कि भाई नंबर्स डॉट रिमूव, और मुझे 40 को यहाँ से एलिमिनेट करना है, 40 को। तो अब मुझे बताओ, प्रिंट करके नंबर्स को, क्या 40 यहाँ से एलिमिनेट हुआ? जी हाँ, हो चुका है। अच्छा, अगर मुझे डिस्कार्ड जो फंक्शन है उसे मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? तो जैसे नंबर्स है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ डॉट डिस्कार्ड करो किसे, 70 को। मुझे पता है 70 इसमें है ही नहीं, तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा, तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मुझे सेम ही मिलेगा, जो उसमें एलिमेंट पहले से ही प्रेजेंट है, मुझे वही मिलेंगे। मुझे कोई एरर यहाँ पे शो नहीं होगा। देखिए, शो हो भी नहीं रहा है ना, मुझे वही 50, 20, 10, 30 जो है, मुझे केवल वही यहाँ से मिल रहे हैं, है ना। ओके, और जो 40 था वो तो मैंने पहले ही यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं डॉट पॉप जो मेथड है उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो डॉट पॉप मेथड को कैसे कर सकता हूँ? इसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी रेंडमली जो एक एलिमेंट है वो यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा, और सेलेक्ट हो जाने के बाद वहां से एलिमिनेट हो जाएगा ना। तो नंबर्स डॉट पॉप, मुझे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं देनी है। तो यहाँ पे जो 50 है वो यहाँ से एलिमिनेट हो चुका है, और अब जो मेरे पास जो नंबर्स है वो कुछ ये है, 10, 20 एंड 30। ठीक है, 40 रिमूव मेथड से रिमूव हो गया था, और जो पॉप मेथड से 50 हो गया। अब मेरे पास केवल 10, 20 एंड 30 जो एलिमेंट है केवल यही है ना। अब मैं चाहता हूँ ये 10, 20, 30 जो है ये तीनों ही एलिमिनेट यहाँ से चले जाए, तो मैं करूँगा नंबर्स डॉट क्लियर मेथड का इस्तेमाल, है ना, क्लियर मेथड का इस्तेमाल। तो जैसे ही मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, तो अब मेरे पास नंबर्स नाम के वेरिएबल में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये एक एम्प्टी सेट है। क्या है ये? एम्प्टी सेट, मतलब खाली सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यही चीज है कि अगर हमें किसी सेट में एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो हम किन किन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आगे और देखते हैं इसके बारे में। तो चलिए यूनियन मेथड के बारे में बात करते हैं। यूनियन मेथड क्या होता है? तो देखिए, जैसे मेरे पास दो वेरिएबल है, एक ए नाम का वेरिएबल है, एक बी नाम का वेरिएबल है ना। और इन दोनों वेरिएबल में मैंने सेट को बनाया है, जिसमें ए वेरिएबल में 1, 2, 3 एलिमेंट है, ठीक है, और बी वेरिएबल में 3, 4 एंड 5 मेरे एलिमेंट्स हैं। अब मैं चाहता हूं कि ए एंड बी वेरिएबल के जो भी एलिमेंट है वो कंबाइंड हो जाए, यानी कि 1, 2, 3 और ये 4, 5 जो है ये एक सिंगल सेट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं इसमें यूनियन मेथड का इस्तेमाल करूंगा। तो इसमें यूनियन मेथड को आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इस साइन का इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं, या फिर आप डॉट यूनियन मेथड लिख के भी यूज कर सकते हैं। रिजल्ट जो है वो आपको सेम ही मिलेगा। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर मान लीजिए एलिमेंट में कुछ ऐसा है कि भाई डुप्लीकेट वैल्यूज यूज हो रही है, जैसे 1, 2, 3, और यहाँ पे 3 यूज हो रहा है ना, और बी में भी यहाँ पे 3 यूज हो रहा है, तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो एक सिंगल 3 वाला मिलेगा, मतलब एक यूनिक 3 वाला मिलेगा। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 मिलेगा। ये जो रिपीटेड जो 3 है वो मुझे रिजल्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तो जैसे अगर मैं एक इस साइन से अगर इसको इस्तेमाल करता हूँ, इस ऑपरेटर से अगर मैं यूज करता हूँ, तो मुझे 1, 2, 3, 4, 5 मुझे आउटपुट मिल जाएगा। या फिर मैं डॉट यूनियन लिखूं तो भी मेरे को सेम ही रिजल्ट मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसको।
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने स्कूल लेवल में यूनियन के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही इम्प्लीमेंट होता है इसमें भी, है ना। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं इसका। तो जैसे मैं एक ए नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, इसमें मैं 10, 20, 30, 40 को इसमें मैं इसको ले रहा हूँ। और मैं बी नाम का वेरिएबल लिया और इसमें मैं ले रहा हूँ 50, 40, 60, 70। ठीक है, और मैं चाहता हूँ इन दोनों मेथड को यूज करना। तो या तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि ए ए एंड ए, तो मेरे को रिजल्ट मिल गया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, है ना। इसमें 40 जो है वो दो बार रिपीट है, तो मुझे यूनिक ही मिला। मुझे जो रिपीटेड 40 है वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला, है ना। या फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ए डॉट यूनियन बी, ए डॉट यूनियन बी। तो जैसे ही मैं लिखूँ तो मुझे रिजल्ट एकदम सेम मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा, है ना। तो ये है डॉट यूनियन मेथड को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बात करते हैं इंटरसेक्शन मेथड के बारे में। अभी हमने जो पढ़ा था वो यूनियन के बारे में पढ़ा था, और अब हम इंटरसेक्शन को देखते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जब दो वेरिएबल है और उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट है, जैसे मैंने लिया था 40 को दो बार रिपीट किया था, है ना। तो उसमें ये देखते हैं कि भाई कॉमन कौन सा है, तो ये उसके बारे में बताता है। जैसे मान लीजिए ये एक सेट है, 10 है, 20 है, ठीक है, और 30 है। ये ए है वेरिएबल, और ये है बी वेरिएबल, जिसमें मैं ले रहा हूँ 30, 40 एंड 50। अब इसमें जब मैं इसको देखूंगा तो इसमें कॉमन क्या है, 30 है। क्यों? क्योंकि ये दो बार रिपीट हो रहा है। तो अगर मुझे कॉमन फाइंड आउट करना है, फाइंड कॉमन एलिमेंट फ्रॉम फ्रॉम बिटवीन द सेट, अगर मुझे सेट के उसमें कॉमन फाइंड करना है एलिमेंट को, तब हम इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें या तो हम इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और या फिर हम डॉट इंटरसेक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा, ठीक है। चलिए इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ताकि जो ये टॉपिक है ये आपका अच्छे से क्लियर हो। तो जैसे यही है, ए एंड बी है, और हमने इसमें दो बार 40 का इस्तेमाल किया था। तो अगर मुझे इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करना है, अगर मुझे इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करना है, तो मैं किसका इस्तेमाल करूँगा? जैसे ए एंड बी, तो इसमें मुझे बता देगा कि भी कॉमन है आपका 40, क्योंकि ये दो बार यूज हुए हुए हैं ना। ये हमारे ए वेरिएबल में भी यूज हुआ है ना, और ये हमारे बी वेरिएबल में भी यूज हुए हैं। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ए डॉट इंटरसेक्शन बी अगर मैं लिखता हूँ तो भी मेरे को सेम ही रिजल्ट मिलेगा, 40, है ना। तो यही है इंटरसेक्शन, कि अगर हमें दो वेरिएबल्स में से या दो सेट में से अगर हमें एक कॉमन फाइंड आउट करना है कि भाई कौन सा रिपीटेड है या डुप्लीकेट वैल्यूज है उनमें, तो हम इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस मेथड के बारे में, कि सेट में डिफरेंस मेथड का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे इसमें लिखा है कि फाइंड एलिमेंट इन वन सेट बट डू नॉट इन अनदर। मतलब मेरे पास दो सेट है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ए है, ठीक है, और एक बी है, ठीक है, और मैं इसमें सेट को क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक सेट है, इसमें ए में 1, 2, 3, 4, ठीक है, एंड 5। और बी जो मेरे पास वेरिएबल है उसमें जो सेट है उसमें मैं लिख रहा हूँ 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है।
अब इसमें मैं कह रहा हूं कि डिफरेंस ए माइनस बी या फिर ए डिफरेंस बी। देखिए हम इसमें दो तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये इस ऑपरेटर का यूज करके, या फिर हम डॉट डिफरेंस मेथड का यूज करके। रिजल्ट जो है वो हमें सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि भाई ए डिफरेंस बी, ए डॉट डिफरेंस, ठीक है, ए डॉट डिफरेंस बी, इसका होने का क्या मतलब है? ए डॉट डिफरेंस बी होने का मतलब ये है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए के कौन से एलिमेंट, जैसे ये 1 2 3 जो है, ये एलिमेंट ये बी में नहीं है, क्योंकि बी में 4 5 है, इसमें 6 7 है। तो वो एलिमेंट मुझे बताओ जो ए के, वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो बी में 1 2 3 नहीं है, तो मुझे आउटपुट मिलेगा यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि बी डॉट डिफरेंस है, यानी कि बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो बी के कौन से एलिमेंट, जैसे कि 6 और 7, क्योंकि ए में 1 2 3 4 5 है, 4 5 हमारे बी में भी है, लेकिन मुझे वो एलिमेंट बताओ जो ए में नहीं है। तो ए में हमारा 6 और 7 नहीं है, तो मुझे यहाँ पे बी डॉट डिफरेंस ए जो होगा, यानी कि बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो मुझे मिलेगा 6 और 7। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा अभी आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा हो, तो इसको हम प्रैक्टिकल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ओके, तो हम इसमें प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं वेरिएबल ले रहा हूँ ए, जिसमें मैं 1 2 3 4 5 को मैंने लिया, ठीक है। और दूसरा वेरिएबल में मैं ले रहा हूँ 4 5 6 7, ठीक है। चलिए 8 को भी ले लेता हूँ मैं। और मैं कह रहा हूँ, अच्छा हमने इसको क्या बताया कि इसको आप या तो डॉट डिफरेंस मेथड से यूज कर सकते हैं, या फिर जो ये माइनस का जो ऑपरेटर है उससे हम यूज कर सकते हैं। रिजल्ट जो है वो सेम मिलेगा हमें, है ना। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई ए डॉट ए डॉट डिफरेंस बी, यानी कि ए के वो एलिमेंट हमें बताओ जो बी में नहीं है। तो अगर मैं ये लिखता हूं तो बिल्कुल 1 2 एंड 3 मेरे को जो रिजल्ट मिला है, 1 2 3 जो है वो बी जो सेट है वो उसमें नहीं है ना। तो ये मेरे को यहाँ से ये रिजल्ट मिलता है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आप मुझे बी डॉट डिफरेंस ए करके बताओ, बी डॉट डिफरेंस ए, यानी कि बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो वो ए में कौन से नहीं है, 6 7 एंड 8, क्योंकि ए में बी में 4 5 है, तो वो ए में भी है 4 5, है ना, 1 2 3 4 5। लेकिन ए में 6 7 8 नहीं है, तो वो मुझे यहाँ से रिजल्ट मिल गया है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, या तो आप इसको ए डिफरेंस बी लिखो, या फिर आप ए प्लस बी, इस तरह से अगर लिखेंगे तो रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो यही है डिफरेंस वाला। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं अपने आज की क्लास के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर मेरे पास दो सेट है, ठीक है, उन दोनों सेटों में से अगर कुछ कॉमन वैल्यूज है, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे केवल डिफरेंस वैल्यू चाहिए, तब मैं इस मेथड का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अब या तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि भाई, या तो मैं इस ऑपरेटर का यूज करके इस्तेमाल कर सकता हूँ, या फिर मैं डॉट सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस मेथड को टाइप करके इस मेथड को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास दो वेरिएबल है ए एंड बी। ए वेरिएबल में 1 2 3 4, ठीक है। मैंने ये एलिमेंट्स को लिया एक सेट में, और बी वेरिएबल के सेट में मैंने लिया 3 4 5 एंड 6, ठीक है।
अब इसमें जो कॉमन वैल्यू है, जैसे कॉमन एलिमेंट जो है, जो कि 3 4 बी में यूज हो रहा है और 3 4 ए में यूज हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास डिफरेंस वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कि ए डॉट सिमेट्रिक, ठीक है, अभी मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ बी, जैसे ये लिखा ना, ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अंडरस्कोर बी, तो मेरे पास जो आउटपुट मिलेगा वो मुझे ये कॉमन वैल्यू ना मिलके मेरे को 1 2 एंड 5, ये मेरे को आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 2 5 एंड 6, ठीक है। तो यही चीज है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेटर के ऑपरेशन के बारे में, कि हम सिमेट्रिक जो डिफरेंस, जो ये मेथड है, इसे हम सेट ऑपरेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। कि तो हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे, ताकि आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको समझाने के लिए कुछ नए तरीके से करता हूँ। अच्छा, मैं लेता हूँ, चलो पाइथन यूजर नाम के एक वेरिएबल को लेता हूँ। पाइथन यूजर नाम का एक वेरिएबल लिया, और मैं इसमें एक सेट बना रहा हूँ, जिसमें मैं लिख रहा हूँ कुछ नेम ले लेता हूँ। जैसे मैं ले रहा हूँ राहुल, मैं ले रहा हूँ भावना, ठीक है। ओके, यहाँ मिस्टेक हुई है, ओके। मैं ले रहा हूँ भावना, मैं ले रहा हूँ रोहित, और मैं कह रहा हूँ कि ये पाइथन के जो यूजर है उनके नेम है राहुल, भावना एंड रोहित, ठीक है। ओके, सेकंड जो वेरिएबल है वो मैं ले रहा हूँ कि जावा के यूजर का, जावा के यूजर्स का, और इसमें मैं नेम ले रहा हूँ अनंता, इसमें मैं नेम ले रहा हूँ भावना, और इसमें मैं नेम ले रहा हूँ काव्या, ठीक है। ये है जावा यूजर, ठीक है। अब मुझे सिमेट्रिक जो डिफरेंस है, कि अगर मुझे इसको इस्तेमाल करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि पाइथन अंडरस्कोर यूजर डॉट सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस जावा अंडरस्कोर यूजर्स, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको करूँगा, तो ये मेरे को बता देगा कि पाइथन के जो यूजर है, तो उसमें अगर मुझे इसे इस्तेमाल करना है, तो जो ये था ना भावना, क्योंकि भावना जो है वो इसमें कॉमन है, भावना जो है वो इसमें कॉमन है, जिसमें ये पाइथन का भी इस्तेमाल करती है और भावना जावा का भी इस्तेमाल करती है ना। लेकिन राहुल, रोहित, अनंता और आव्या, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंट स्टूडेंट्स है, जो कि इस्तेमाल जो है ये या तो पाइथन का करते हैं या फिर जावा का करते हैं। लेकिन भावना जो स्टूडेंट है, वो पाइथन का भी इस्तेमाल करती है और जावा का भी इस्तेमाल करती है। तो मुझे इसमें डिफरेंस वैल्यू चाहिए थी, मुझे इसमें कॉमन वैल्यू नहीं चाहिए। यही तो है सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना। तो मुझे इसमें डिफरेंस वैल्यू चाहिए थी, जो डिफरेंस वैल्यू है वो मेरे पास आ गई है, जैसे आव्या है, अनंता है, राहुल है, रोहित है, ठीक है। लेकिन जो सेम वैल्यू जो थी, जैसे भावना, जो इन दोनों में जो था, वो मेरे को यहाँ पे रिजल्ट में नहीं मिला है। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में, कि सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसको जैसे मैंने बताया कि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाइथन अंडरस्कोर यूजर्स, ठीक है। और इस तरह से आपको करना है, और जावा यूजर, है ना, जावा अंडरस्कोर यूजर्स, जैसे आप करेंगे तो रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। तो मैंने इस ऑपरेटर से भी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ, और डॉट सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस मेथड का यूज करके भी मैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म यहाँ से कर सकता हूँ।
तो उम्मीद है आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज हमने पाइथन सेट के बारे में पढ़ा, आज हमने इसको थ्योरेटिकल जाना, आज हमने इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखा। और अगर आपको आज की क्लास काफ़ी पसंद आई है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक बटन से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करिए, जो पाइथन और डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।